न्यूजीलैंड ने जिस तरह से ये वर्ल्ड कप की शुरुआत की थी, उसको देख के तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये न्यूजीलैंड की टीम कंटिन्यूअसली अपने 3 मैच हार जाएगी। और जिस तरह से उनके बैट्समैन परफॉर्म कर रहे थे, जिस तरह से बॉलर्स परफॉर्म कर रहे थे, जिस तरह की उनकी प्लानिंग थी, इवन केन विलियमसन के ना होने के बाद भी जिस तरह से वो लोग उनकी टीम परफॉर्म कर रही थी, तो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ये इस तरह से मैच हारेगी। और कल का मैच जो है वो तो मैं ये कहूंगा कि इन लोगों ने वाकई एक टेक्टिकल मिस्टेक की। अच्छा, अब आप लोग जो सुनने वाले हैं वो ये कह सकते हैं कि देखिए, इट इज वेरी इजी टू बी वाइज आफ्टर द इवेंट, बट जो मैं टॉस की बात कर रहा हूं, टॉस के ऊपर जो डिसीजन लिया टॉम लेथम ने और साउथ अफ्रीका को पहले बैटिंग करने के लिए दे दिया, तो देखिए, ऐसा कहना बड़ा आसान हो सकता है क्योंकि इतनी वर्ल्ड की जो टॉप क्लास की टीमें होती हैं, इनमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि आप पहले बैटिंग करें या बाद में बैटिंग करें। लेकिन साउथ अफ्रीका का तो हिस्टोरिकली हमने देखा है, और इस करंट वर्ल्ड कप में मतलब अगर आप ये देखें कि जो दो नॉन परफॉर्मिंग टीम्स थी, एक पाकिस्तान और एक आपका नीदरलैंड्स, मतलब इनके अगेंस्ट जिस तरह से उन्होंने बाद में बैटिंग करते हुए सकम किया है, तो मुझे तो लगता है कि ये तो बहुत बड़ा एविडेंस था न्यूजीलैंड के पास कि इनको टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग करनी चाहिए थी। और इनको कोई भी ये फर्क नहीं पड़ता कि ये पहले बैटिंग करें या बाद में बैटिंग करें, क्योंकि इनने पहले बैटिंग करते हुए भी अच्छे रन बनाए हैं। और साउथ अफ्रीका का जो एक स्ट्रेंथ है उसको ये नलिफाई कर सकते थे, क्योंकि जिस तरह से साउथ अफ्रीका ने बाद में बैटिंग करते हुए जो साउथ अफ्रीका की अप्रोच रही है उन 2 मैचेस में, खासतौर पे नीदरलैंड के अगेंस्ट तो ये हार ही गए थे और पाकिस्तान के अगेंस्ट भी ये रो रो के जीते लास्ट बॉल के ऊपर। तो उसके बाद तो न्यूजीलैंड को थोड़ा सोचना चाहिए था। हालांकि अब टॉम लेथम को हम कितना भी ब्लेम करें, लेकिन टॉम लेथम के मन में भी ये बात रही होगी कि कुछ भी हो, बाद में बैटिंग करने में पिच थोड़ी आसान हो जाती है। कल के मैच में लेकिन ये उल्टा पड़ गया, क्योंकि देखिए, बाद में बैटिंग करने में पिच आसान नहीं हुई और पिच में शुरुआती जो स्विंग रहता है वो काफी देर तक चला, और उसके बाद जो स्पिन होने लगी बॉल, मुझे लगता है कि विकेट बहुत ज्यादा ड्राई था, जिसकी वजह से महाराज जैसे बॉलर को, मतलब हम सेकंड इनिंग्स में कभी कोई स्पिनर इतना ज्यादा टर्न करेगा बॉल को, वो तो हम सोच भी नहीं सकते। मतलब जिमी नीशम को जो बॉल लगी है वो ऑफ स्टंप के बाहर से इतनी ज्यादा टर्न हुई कि उसका लेग स्टंप उड़ गया उसमें। तो इतनी ज्यादा अगर बॉल स्पिन होने लगेगी तो फिर किसी के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह से जॉस बटलर को कुलदीप यादव ने आउट किया था, नॉर्मली बॉल्स इस तरह से स्पिन नहीं होती है, और ये इसमें पिच का बहुत बड़ा रोल रहता है। ठीक है, बॉलर की स्किल है, लेकिन महाराज को तो हमने कभी भी इस तरह से स्पिन करते हुए नहीं देखा है, और इस कदर उसको हेल्प मिल रही थी कि फिर तो मतलब 4 विकेट ले लिए उसने। अब पुणे के मैदान में कोई स्पिनर बाद में बॉलिंग करते हुए अगर 4 विकेट ले, तो ये तो मतलब पिच ने काफी ज्यादा हेल्प की है, इसके बारे में कोई शक ही नहीं है। और शुरुआत में जब टॉस जीतने के बाद साउथ अफ्रीका की तो लॉटरी लग गई जब उनको बैटिंग करने के लिए दे दिया गया। उस टाइम हालांकि थोड़ा सा डबल पेस्ड विकेट लग रहा था, और क्विंटन डिकॉक और ये अपना, खैर बबूमा का तो खैर रोल वही है कि अगर उसके रन नहीं, अगर उसके बल्ले में बॉल नहीं आती है तो फिर वो कोशिश वही करता है कि फिर मैं जितनी देर टिकूं तो उसमें अपना स्ट्राइक रेट बेटर करके और जितने रन बन रहे हैं उतने बना के जाऊं। और उसके बाद रासी वनडरडुसन, अब रासी वनडरडुसन भी देखिए, इस पूरे वर्ल्ड कप में उसकी एक जरूर पारी थी, लेकिन उसके अलावा वो कोई फॉर्म में नहीं था। और कल देखिए, न्यूजीलैंड ने बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली खराब फील्डिंग की है। कैचेज इन्होंने छोड़े 14 रन के ऊपर, डिकॉक का कैच छूटा, फिर उसके बाद उसका एक शॉट तो बिल्कुल 3 फील्डर्स के बीच में पड़ा। तो ये तो बहुत ही किस्मत की बात है। उसके बाद रासी वनडरडुसन के 2 कैच छोड़े इन लोगों ने, और टीम मतलब एक तो मतलब हद ही कर दी जब वो हाथ से निकाल दिया उसने कैच, और उसके ऊपर छक्का भी दे दिया टिम साउदी ने, सॉरी ट्रेंट बोल्ट ने। और मतलब इतनी बेसिक मिस्टेक्स ये वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स कैसे कर सकते हैं, और इतने छोटे ग्राउंड में आप 6 कदम अंदर क्यों फील्डिंग कर रहे हो? जब आपको रहना ही है तो आप बिल्कुल, अगर आपको 30 यार्ड सर्कल के बाहर रहना है तो आप फिर बाउंड्री पे ही रहो, क्योंकि बाउंड्री है कितनी बड़ी, 74 मीटर की बाउंड्री थी स्ट्रेट में, आप उसमें 6 कदम अंदर हो, और फिर वही हुआ कि आप पहुंच ही नहीं पाए बॉल के ऊपर। फिर एक तो छक्का दिया, ऊपर से आप दूसरा जो कैच टपकाया है उसमें आप कैच तक पहुंच नहीं पाए।
तो फिर जब ऐसे मौके आप दोगे, और वो जो सेट बैट्समैन है 70-80 रन पे खेल रहा है, ये दोनों बैट्समैन शुरुआत में बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। बात वही होती है, देखिए कैचेस छूटते हैं मैचेस में, लेकिन किस स्टेज पे, मतलब किस स्टेज ऑफ टूर्नामेंट में आप इस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हो, तो ये तो बड़ा मुश्किल है। इसके बाद तो फिर साउथ अफ्रीका के जो बैट्समैन थे उनका टेम्पलेट वही है कि शुरू में वो विकेट बचाते हैं और फिर वो उसके बाद 20 ओवर से ही मारना शुरू कर देते हैं। हालांकि कल के मैच में इन्होंने 20 ओवर में से मारना शुरू नहीं किया, क्योंकि इनके पास बैट्समैन इतने सारे हैं और सारे फॉर्म में हैं कि ये लोग अफोर्ड कर सकते हैं कि 20वें ओवर से ही पीटना शुरू कर दें। लेकिन कल के मैच में इन्होंने 30वें ओवर से पीटना शुरू किया, और उसके बाद तो फिर एक तो बदकिस्मती से वो मैट हेनरी की हैमस्ट्रिंग का चक्कर हो गया। अब यहां तो मैं ये कहूंगा कि बहुत ही बड़ी बदकिस्मती है न्यूजीलैंड की। देखिए, न्यूजीलैंड की टीम जब हारती है तो थोड़ा सा दुख इसलिए होता है कि ये लोग एक तो काफी शराफत से क्रिकेट खेलते हैं, और बिना कोई गाली गलौज, बिना कोई झगड़ा लड़ाई या कोई अनस्पोर्टिंग हरकत, ये सब किए हुए बिना खेलते हैं, और काफी शांत प्लेयर्स हैं, काफी सॉफ्ट स्पोकन हैं। तो इन लोगों को हारते हुए देखना अच्छा नहीं लगता। खेलते तो अच्छा है ही खैर। अब मैट हेनरी बेचारा जब चला गया बाहर, फिर तो इनके पास प्रॉब्लम ये हो गई कि अब कोई बॉलिंग किससे करवाएं। और टिम साउदी को जो इन्होंने कल टीम में लिया था, वो भी बड़ी मजबूरी में लिया, क्योंकि लॉकी फर्गुसन अनफिट है ऑलरेडी। अब लॉकी फर्गुसन अनफिट होने के बाद जब टिम साउदी वो बॉलर है जिसको, अगर आप लोगों ने मेरे आईपीएल की कवरेज देखी हो, तो मैंने ये कहा था कि ये टिम साउदी का आखिरी आईपीएल है, क्योंकि टिम साउदी अब नहीं हो पाता है उससे। वो बात अलग है कि उसने आखिरी में जब बैट्समैन मार पीट रहे थे तो उसको 2 विकेट मिल गए, तो वो तो किसी भी बैट्समैन, किसी भी बॉलर को मिल जाते हैं। अब 10 ओवर में 77 रन देके 2 विकेट लिए, और शुरुआत में तो कुछ नहीं हो पाया ना। तो जब एक बार बैट्समैन सेट हो जाए और बाद में वो जब 100 रन के ऊपर खेल रहा है, फिर आप उसको आउट कर दो, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। टीम सऊदी की इस टीम में जगह नहीं बनती है। पता नहीं क्यों ये काइल जेमिसन को लेके नहीं आए हैं। क्या वो इतना ज्यादा आउट ऑफ फॉर्म था कि उसको नहीं लेके आए? उसको भी आईपीएल का एक्सपीरियंस है, और वो किसी भी हालत में वो कंट्रीब्यूट टीम सऊदी से तो ज्यादा ही कर सकता है। तब अब उसके बाद क्या हो सकता था? फिर जिमी नीशम से बॉलिंग करवानी पड़ी। जिमी नीशम जो कि 1-2 ओवर फेंकता है, जबकि न्यूजीलैंड थोड़ी सी फेवरेबल सिचुएशन में होती है, उससे इतने सारे ओवर करवाने पड़े उनके उसको कि उसके तो 5 ओवर में ही 60-70 रन पड़ गए। क्योंकि अब जिमी नीशम मतलब एंड में बॉलिंग करने वाला बॉलर तो बिल्कुल भी नहीं है। बीच में 1-2 ओवर कभी कर सकता है। अब ये तो मजबूरी हो गई थी। फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका के बैट्समैन को तो मालूम था कि अब नाउ दे आर 1 बॉलर शॉर्ट, तो अब उसमें उन्हें भरपूर मौका था कि फिर तो वो फायदा उठाते ही उठाते। और कल इन्होंने बैटिंग में थोड़ी सी अकलमंदी की कि जिस टाइम क्विंटन डिकॉक आउट हुआ तो उन्होंने मार्करम को ना भेजकर डेविड मिलर को भेजा। तो एक तो डेविड मिलर को प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और दूसरी बात ये कि वो लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन भी बना रहेगा। डेविड मिलर हालांकि शुरू में थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन फिर बाद में वही लप्पे चलाने लगा। और वो कुल मिला के कल बहुत ही गलत हो गया। ये न्यूजीलैंड ने बहुत बड़ी गलती कर दी। इनको पहले बैटिंग करनी चाहिए थी। और खैर, अब वो तो बाद में क्रिटिसाइज करना बड़ा आसान होता है, लेकिन अब टूर्नामेंट बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है। जैसा मैं कह रहा था, ये बेकारी लोग, इनकी किस्मत हमेशा इनका इतना साथ देती है कि ये एक तो खुद तो सब कचरा करते हैं अपनी परफॉर्मेंस, फिर उसके बाद ये दूसरी टीमों के रिजल्ट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं कि अब वो उसको हरा दे और वो उससे हार जाए और वो उससे इतने रन से हार जाए तो भिखारी पाकिस्तानियों का कुछ मौका बन जाएगा। वैसा ही हो रहा है, दिख तो वैसा ही रहा है। अब न्यूजीलैंड ने, किसी ने सोचा था कि ये न्यूजीलैंड अपना मैच किसी भी टीम के अगेंस्ट 190 रन से हारेगी? मतलब कहा तो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 388 चेस करते हुए इन्होंने 383 बना दिए, और कल के मैच में 345 चेस करने में 190 रन से हार गए। तो ये तो मतलब ऐसा तो मैंने न्यूजीलैंड को कभी भी खेलते हुए नहीं देखा है। लेकिन ये भिखारियों की किस्मत है। ये भिखारी मतलब अपनी किस्मत से ही चलते हैं। T20 वर्ल्ड कप का भी देख लो आप, मतलब वहां नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया था, फिर जाके ये पहुंचे सेमीफाइनल में, और अब फिर ये हो रहा है कि सिचुएशन ऐसी बन रही है। लेकिन अभी भिखारियों को खुद भी तो परफॉर्म करना है। इनके 2 मैच अभी बचे, एक तो खुद न्यूजीलैंड से बचा है। अब हालांकि न्यूजीलैंड के सामने अब बड़ा खतरा ये हो रहा है कि उनकी तो 11 उनको परफेक्ट खिलाना मुश्किल हो रहा है, जितने उनके इंजरीज के कंसर्न हैं। फिर भी मुझे लगता है कि अगर केन विलियमसन फिट है
तो केन विलियमसन को अंदर आना चाहिए। उसकी प्रेजेंस काफी ज्यादा रहती है और बहुत अच्छी रहती है। टॉम लेथम जो है वो कप्तानी में बहुत ही गड़बड़ कर रहा है। बाकी तो अब इनके बॉलर्स की बड़ी परेशानी चल रही है। बॉलर्स इनको पूरे कैसे करेंगे मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और फिर उसके बाद सैटरडे को इनका पाकिस्तान के साथ मैच है। तो पाकिस्तान की तो लॉटरी लगी हुई है अब, लेकिन इनके हाथ में भी है कुछ तो। बेकारियों तुम खुद भी करो, न्यूजीलैंड को हरा दो तो न्यूजीलैंड के बराबर पॉइंट्स हो जाएंगे। फिर वहां डिपेंड करता है कि नेट रन रेट का क्या होता है। अभी भी बेकारियों की नेट रन रेट न्यूजीलैंड से काफी कम है। तो न्यूजीलैंड को अब ये एंश्योर करना है कि एक तो ये जो इनका मैच है पाकिस्तान से, अगर मान लीजिए हार भी जाते हैं तो बहुत ज्यादा डिफरेंस से ना हारें। और फिर इनका लास्ट मैच है किससे, तो न्यूजीलैंड का सैटरडे को तो है पाकिस्तान के साथ, और उसके बाद इनका लास्ट मैच है श्रीलंका से। तो श्रीलंका से तो मुझे लगता है कि इन लोगों को जीत जाना चाहिए। अब अगर श्रीलंका से मैच ये जीत जाते हैं और तो ये इनके 10 पॉइंट्स हो जाएंगे। पाकिस्तान की किसी भी हालत में 10 पॉइंट से ज्यादा नहीं होंगे। अगर ये अपने दोनों मैच जीत गए, जिसमें कि एक इंग्लैंड से और दूसरा न्यूजीलैंड से, ये दोनों ही मैचेस टफ हैं। और इंग्लैंड मुझे लगता है कि अब पाकिस्तान के अगेंस्ट जब खेलेगा तो कुछ तो वो शर्म करके खेलेगा कि उसे एक आध मैच तो जीत ले कम से कम। तो अब देखिए क्या होता है। इन लोगों ने तो, न्यूजीलैंड ने कल काफी बुरा परफॉर्म किया। हालांकि उनकी बदकिस्मती भी रही, जो इंजरीज के कंसर्न उनको हो गए। लेकिन इससे हुआ ये कि पूरा पाकिस्तान जो है वो अब खुशी की लहर में डूब गया है। बिल्कुल सारे लोग बोल रहे हैं अब तो देखिए पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच रहा है। और हम देखिए चाहते भी ये थे कि ऐसा ना हो कि 20 मैच रहते हुए चारों सेमीफाइनलिस्ट पहले ही डिसाइड हो जाएं, तो वर्ल्ड कप का जो वो एंटरटेनमेंट है वो खत्म हो जाता है। तो एक्साइटमेंट बना रहना चाहिए। इसलिए अच्छा है चलते रहें मैचेस, उलटफेर होते रहें, जिससे कि सारी टीमें लगी रहें। और अभी अफगानिस्तान भी कोई बाहर नहीं हुआ है। अफगानिस्तान एक्चुअली इज इन अ बेटर पोजीशन देन पाकिस्तान। तो वो भी अगर अपने मैचेस जीत गए तो इनका एक, अफगानिस्तान का तो नीदरलैंड से मैच है, तो 90% प्रोबेबिलिटी तो ये है कि वो नीदरलैंड को हरा ही देंगे। तो उनके भी पॉइंट्स अच्छे हो जाएंगे। अच्छा, अफगानिस्तान का नीदरलैंड से तो मैच वो जीत जाएंगे, लेकिन फिर उनके थोड़े से डिफिकल्ट मैचेस हैं। एक उनका ऑस्ट्रेलिया से है और दूसरा साउथ अफ्रीका से। लेकिन साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट फिर भी उनके पास चांस है कि वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट पहले बैटिंग करें और बाद में निपटा दे उनको। अफगानिस्तान मैं आपको कह रहा हूं कि मतलब 60-40 है अगर ये लोग बाद में बैटिंग करें, ये आपका जो साउथ अफ्रीका है, क्योंकि अपने स्पिनर से ये बिल्कुल भूसा भर सकते हैं साउथ अफ्रीका में। तो अभी आप अफगानिस्तान को राइट ऑफ नहीं कर सकते, वो भी सेमीफाइनल में पहुंच सकता है। उनके 3 मैचेस उनको खेलने हैं और उसमें से एक नीदरलैंड्स वाला मैच तो वो जीत जाएंगे। बाकी 2 मैचेस में से अगर एक जीत गए, हालांकि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उनका जीतना मुझे मुश्किल लगता है, लेकिन वो साउथ अफ्रीका को पकड़ सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो चौथी टीम अफगानिस्तान हो सकती है। तो मुझे लगता है कि बाद में अब काफी इंटरेस्टिंग मैचेस हैं, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका, और इसके बाद फिर पता चलेगा इक्वेशन क्या होती है। तो बहुत ही बढ़िया हो रहा है टूर्नामेंट कि अभी एक्साइटमेंट बना हुआ है कि चौथी टीम कौन सी होगी। सब लड़ने मारने वाली स्थिति हो गई है। अब चलिए ठीक है, आज के मैच के बारे में बात करते हैं। इंडिया और श्रीलंका का जो मैच है ये तो मुझे लगता है वानखेड़े में काफी वन साइडेड मैच होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारे अपने जो इंडियन प्लेयर्स हैं उनके होम ग्राउंड ही समझ लीजिए आप। क्योंकि विराट कोहली का भले होम ग्राउंड ना हो, लेकिन होम तो उसका मुंबई है। फिर श्रेयस अय्यर है। हालांकि श्रेयस अय्यर क्या, मुझे तो लगता है कि उसको टीम से निकालना चाहिए, क्योंकि अभी इस टाइम वो जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहा है, एक तो वो अपनी कमजोरी से ही जूझ रहा है। हमें कोई भी स्ट्रगल करता हुआ प्लेयर टीम में नहीं रखना चाहिए। लेकिन अभी बाकी जनता बहुत कह रही है श्रेयस अय्यर का होम ग्राउंड है तो ऐसा कर देगा वैसा कर देगा। लेकिन देखिए श्रीलंका भी कोई ऐसी टीम नहीं है, वो भी सारा होमवर्क करके आते हैं। उन्हें भी मालूम है कि इसको किस तरह से आउट करना है। वैसे मुझे लगता नहीं है कि 4 नंबर के बैट्समैन की कोई बैटिंग आने वाली है आज के मैच में मुंबई वानखेड़े में। और खासतौर पे अगर इंडिया की बाद में बैटिंग आ गई तो फिर तो बहुत ही मुश्किल है कि चौथे नंबर के बैट्समैन की बैटिंग आएगी। तो अब देखते हैं क्या होता है। आज का मैच जीतने के बाद इंडिया का तो क्वालिफिकेशन बिल्कुल पक्का ही हो जाएगा। और अब बाकी साउथ अफ्रीका के साथ भी इंडिया का इंटरेस्टिंग मैच होगा और देखते हैं क्या होता है। आज किस तरह से इंडिया खेलती है, क्या कोई चेंजेस करती है। मुझे नहीं लगता कि कोई चेंजेस करेगी इंडिया की टीम। और मिलेंगे मैच के बाद। आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट।
थैंक यू सो मच।